नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हैमिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं नेट जीआरएफ और फर्स्ट ग्रेड के लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ है जो कंटिन्यू रहेगी। और शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ को, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। मानिए अपने को सही आंसर छांटना है, इनमें से सही कौन सा है। तो एक एक ऑप्शन का अपन विश्लेषण करते हुए देखते हैं कि पहला ऑप्शन दे रखा है एथनोस्फीयर आंशिक पिघली हुई अवस्था में है। एथनोस्फीयर आंशिक पिघली हुई अवस्था में है। दूसरा है लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। और तीसरा महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है और पृथ्वी का क्रोड मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो याद रखना, इसमें एथनोस्फीयर जो है बिल्कुल आंशिक पिघली हुई अवस्था में है, बिल्कुल सही है ये। और लिथोस्फीयर की मोटाई 100 किलोमीटर, ये भी सही है। और महाद्वीपीय जो क्रस्ट है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है और महासागरीय जो क्रस्ट होती है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। महासागरीय कौन सी? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। इनमें सही पूछ रहा है, तीनों सही है, ए बी सी सही है। और ये जो पूछ रहा है ना कि पृथ्वी का क्रोड जो मुख्यतः मैग्नीशियम से बना होता है, जी नहीं, पृथ्वी का जो क्रोड है ये मैग्नीशियम का नहीं बना होता है, ये बना होता है निकल और लोहा। याद रखना, निकल और लोहा, जिसे अपन कहते हैं नीफे कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये ऑप्शन सही रहेंगे अपने। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है। याद रखना, पृथ्वी ग्रह की संरचना में, मानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर लें, मेंटल के नीचे कोर जो होता है, ठीक है, ये किससे निर्मित होता है। कोर की बात करें यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर उसकी बात करें तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत है, याद रखना, पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत है, अगर यूँ बात करें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तो क्रस्ट है, ये मेंटल है, ठीक है, और ये कोर है। इस कोर की बात चल रही है, ठीक है, कि इस कोर में क्या पाया जाता है, ये किससे निर्मित होती है। तो पहली बात तो इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, फिर उसके बाद में इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, बेरिस्फीयर कहा जाता है। याद रखना, सबसे इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, इसे पायरोस्फीयर कहा जाता है और इसे बेरोस्फीयर कहा जाता है, बेरिस्फीयर कहा जाता है। और बेरोस्फीयर जो होता है ना, ये किससे बना होता है, याद रखना, किससे बना होता है, निकल और लोहा से, निकल और लोहे से निर्मित होता है। मानी यूँ कहें कि 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 6371 किलोमीटर वाले जो भाग की बात करें तो किससे निर्मित है। तो एक तो निकल से, तो निकल अपने पास ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा कौन सा है, लोहा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। मानी निकल और लोहे से बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी भाग, मानी क्रस्ट की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी प्लवन करती है, इसको कहा जाता है। मानी मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है जिसके ऊपर पृथ्वी तैरती है, प्लवन का मतलब होता है तैरती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखना, एक अपने पास ऑप्शन दे रखा है गुरुमंडल, मानी बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एथनोस्फीयर। ये चार अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परपट्टी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परपट्टी है, अगर इसकी बात करें तो ये इस ऊपरी परपट्टी की बात करते हैं, तो ऊपरी परपट्टी की जो गहराई है ये कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। उसके ऊपर मेंटल पाई जाती है और मेंटल के ऊपरी भाग को एथनोस्फीयर कहा जाता है। मानी पृथ्वी की जो परपट्टी 100 किलोमीटर वाली गहराई की भाग की बात करें तो जो दुर्बलता मंडल है जिसको एथनोस्फीयर कहते हैं, जिसके ऊपर
पृथ्वी की जो परपट्टी है ये क्या कर रही है, ये प्लवन कर रही है। और यूं कहें कि इसी दुर्बल मंडल से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और गुरुमंडल माने बैरोस्फीयर, ये जो गुरुमंडल है बैरोस्फीयर की बात करें तो ये कितना है, लगभग 2800 या 2900 किलोमीटर तक की एरिया की बात करें, वहाँ से लेकर के केंद्र तक पाई जाने वाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंग किसे माना है, गुरुमंडल को माना है, जिसमें निकल और फेरियम मानी निकल और लोहा पाए जाते हैं। और मेसोस्फीयर जो होती है वो मध्य की परत होती है, ये मेसोस्फीयर मध्य वाली परत होती है। और जो मध्य वाली परत है उसे अपन हाइड्रोस्फीयर मानी जलमंडल भी कह सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत महासागरों एवं महासागरीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तो अपने यहाँ पे राइट आंसर आएगा अपने यहाँ पे डी ऑप्शन। जी हाँ, राइट आंसर क्या रहेगा अपने डी ऑप्शन, मानी जो पृथ्वी की परपट्टी पर प्लवन करती है मेंटल, वो कौन सा है, एथनोस्फीयर। ठीक है, आगे की बात करें, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने बड़े आकार तक पहुँचे। मानी जो डायनासोर का जो डायग्राम आज अपन किताबों में या टीवी पे ऐसे कुछ देखते हैं ना, या चलचित्र मानी फिल्मों में देखते हैं ना कि डायनासोर बहुत बड़े हुआ करते थे, तो यूँ कह सकते हैं कि जो अपनी चरम सीमा पर जो उनका बड़े होने का जो आकार था वो किस युग की देन है, या किस युग के अंदर डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार में पहुँचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक काल, याद रखना जुरासिक काल। ठीक है, और यूँ कह सकते हैं अपन कि उड़ने वाली जो सरीसृप हैं, ठीक है, उड़ने वाली जो सरीसृप हैं यानी प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति तथा कंगारू स्तनियों की उत्पत्ति, जो स्तनधारी जीव थे उनकी उत्पत्ति भी इसी जुरासिक युग मानी स्तनधारी जो जीव थे इनकी उत्पत्ति भी इसी युग में हुई थी। उड़ने वाले जो पक्षी थे, जो पहली बार जिसने उड़ने का प्रयास किया, वो भी इसी काल की देन है। और अगर बात करें डायनासोर के अंत की, तो याद रखना डायनासोर का जो अंत हुआ था वो होता क्रिटेशियस काल में ये जो डायनासोर थे इनका अंत हो चुका था, और जुरासिक काल के अंदर ये अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक काल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जुरासिक काल। आगे अगर बात करें, गुटेनबर्ग असंबंधता किसे अलग करती है, गुटेनबर्ग असंबंधता किसे अलग करती है। अपने पास ऑप्शन है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, और बाह्य अंतरतम और मेंटल, आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम, और निचला क्रस्ट और मेंटल। 4 ऑप्शन दे रखे अपने पास में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में। लेकिन उससे पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि ये मान के चलो पृथ्वी है, ये इसका हो गया क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर, क्रस्ट मेंटल और ये हो गया क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर, तीनों हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं गुटेनबर्ग असमानता की। ठीक है, अब अगर बात करें, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, और इसको भी 2 भागों में। जैसे इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको यूँ कैसे, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इसको ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और इसे ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक है, तो इस जगह से 2 भागों में जब बांटा गया है तो यहाँ पे तो है कोनार्ड असंबंधता, इस जगह पर पाई जाती है मोहो असंबंधता। मानी यूँ कह सकते हैं क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है मोहो असंबंधता, और यूँ कह सकते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है कोनार्ड असंबंधता। ठीक है, अगर मेंटल को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी रेपिटी, याद रखना रेपिटी असमानता है जो ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। ठीक है, और फिर इस जगह की बात करें जो मेंटल को और क्रस्ट को अलग कर रही है, मानी इसको पूरे भाग को और इस वाले भाग को जो अलग करती है, ये है गुटेनबर्ग। कौन सी है, गुटेनबर्ग। ठीक है, और ये वाली कौन सी थी, रेपिटी, ये गुटेनबर्ग, और ये वाली जो है इसको कहेंगे लेहमैन। कौन सी कहेंगे, लेहमैन। मानी यूँ कह सकते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करती है कोनार्ड असंबंधता, क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है मोहो असंबंधता, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को रेपिटी, और मेंटल और कोर को अलग करती है गुटेनबर्ग, और
ऊपरी कोर और निचले वर्ग को ऊपरी कोर और निचले कोर को अलग करती हैं लेहमैन असंबंधता। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। तो इसके हिसाब से अगर अपने जो डायग्राम देखा है, अगर इसकी बात करें तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मानी बाह्य अंतरतम और मेंटल। बाह्य अंतरतम और मेंटल याद रखना। बाह्य अंतरतम किसे कहा गया है? जो ऊपरी कोर हैं, ऊपरी कोर को बाह्य अंतरतम कहा गया है। और मेंटल आप जानते हो, निचले मेंटल की बात करें तो निचला मेंटल और ऊपरी कोर इन दोनों को अलग कौन कर रहे हैं? तो गुटेनबर्ग असंबंधता अलग करती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखना, सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का जो धरातल पत्रक है ये कौन तैयार कर रहे हैं? सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया भारत का धरातल पत्रक तैयार करता है। ठीक है, मानचित्रों के इनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कथन दे रखे हैं और कथनों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, और कथनों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला कथन है, उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। याद रखना, उच्चावचों की बात करी गई है और उच्चावच क्या है कि भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन तो अपने पास ये रहेगा। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहलाता है और उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन है अपने पास में। याद रखना, 3 ऑप्शन है अपने पास में। अब पहले की बात करें तो याद रखना, उच्चावच किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो लंबवत ऊंचाई के अंतर को प्रदर्शित करता है। और दूसरा है कि पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचता इस जो स्वरूप हैं वो स्थलाकृति कहलाते हैं। बिल्कुल सब लोग जानते हो आप इस चीज़ को। और उच्चतादर्शी जो वक्र हैं, हिप्सोमेट्रिक जो कर्व हैं, उसकी बात करें तो क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह का विस्तार से प्रदर्शित करता है। जो 1920 में, याद रखना 1920 में इस उच्चतादर्शी जो वक्र हैं इसको किसने दिया था? कोशिनो। याद रखना, कोशिनो नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। याद रखना, इसके बारे में यूँ भी कह सकते हैं ये एक साथ ऊंचाई की और समुद्र तल की गहराई दोनों का एक साथ अध्ययन करता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें अपन तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना, सबसे पहले तो लास्ट में ये देखना है कि पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सत्य है या नहीं है, कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये जो प्रश्न है ये यूपीटीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ है। याद रखना, 2016 में यूपीटीजीटी के अंदर ये प्रश्न आया था। ठीक है, यूपीटीजीटी में 2016 में प्रश्न आया था। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सागर तल सीमा से बना हुआ है, सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। ये 4 ऑप्शन है अपने में से और पूछ रहा है अपने को कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखना, पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ये बात भी सही है। और पृथ्वी की जो परत है, याद रखना, पृथ्वी की जो परत है वो किससे बनी हुई है? सियाल से बनी हुई है। मानी ऊपरी परत की बात करें तो सियाल है, फिर उसके बाद सीमा और उसके बाद नीफ है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत किससे बनी हुई है? सियाल से बनी हुई है। और याद रखना, उसे जस्ट नीचे वाला मानी सागर तल वाला भाग किससे बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। लेकिन याद रखना कि ऊपरी जो परत है जिसे सियाल कहते हैं ये सीमा के ऊपर तैरती है, न कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। याद रखना, सियाल यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। याद रखना, सियाल किस पे तैरती है? तो याद रखना, सीमा पर तैरती हैं। और अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है? सीमा सियाल पर तैरती है, उल्टा दे रखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा वाला सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास
कि निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश, याद रखना सबसे ज़्यादा प्रकाश की अवधि कहाँ पर होती है? 21 दिसंबर की बात करें अपन यहाँ पे 21 दिसंबर, मानी वैसे तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, लेकिन अगले प्रश्न क्या पूछा है? 21 दिसंबर की बात करी है कि 21 दिसंबर को सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पर होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है अपने को। वैसे तो आपको पता है कि जी पृथ्वी है, ठीक है, ये तो है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। और 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश कहाँ होना चाहिए? मकर रेखा पर होना चाहिए। लेकिन मकर रेखा का तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में तो अपने पास बेंगलोर है, जयपुर है, मुंबई है और तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बताना है कि सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अपने अगर बात करें भारत का मैप बना करके, ठीक है, तो याद रखना बेंगलुरु अपने कर्नाटक की बात कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे बेंगलोर पड़ता है, मुंबई यहाँ पड़ती है, ठीक है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी के अंतर्गत। तो सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो याद रखना तिरुवनंतपुरम सबसे दक्षिण में है, इसलिए 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश की अवधि तिरुवनंतपुरम में होगी। और तिरुवनंतपुरम जो है ना, ये केरल की राजधानी है, याद रखना। इसकी राजधानी है केरल की है, तो याद रखना ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। और बेंगलोर है कर्नाटक में, ये कर्नाटक में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम है केरल में, मुंबई महाराष्ट्र में और जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कौन सा हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में जल संसाधन की संभाव्यता सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो याद रखना भाई, प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि किस स्रोत से देश में जल संसाधन की मतलब संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपने पास अधोभूमिक जल, सतही जल, ग्लेशियर, बांध एवं जलाशय, ठीक है। तो अपने पास सबसे ज़्यादा जो जल संसाधन होता है ये जो सतही जल है इससे होता है, याद रखना सतही जल से होता है, ना कि ग्लेशियर से, न बांध जलाशयों से, न अधोभूमिक जल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतही जल, कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जल कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी अथा नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से, याद रखना लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? याद रखना लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अब आप ये कहोगे असम ही क्यों? क्योंकि असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम राज्य की सीमा पड़ोसी राज्य किससे मिलती है? बांग्लादेश से। याद रखना बांग्लादेश से मिलती है। और याद रखना असम को ही लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको पता है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा हुआ ये प्रश्न, याद रखना 2018 में पूछा हुआ ये प्रश्न, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है कि वही मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया था ये प्रश्न, ठीक है। तो संभावना बन सकती है। तो अपने पास ऑप्शन है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। प्रश्न पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है, माने इनमें से कोई एक ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा नहीं बनाता है, उसकी बात करनी है अपने को। तो याद रखना जो बिहार है ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है, कि बिहार छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है यूपी, ठीक है, एक है एमपी, एक है महाराष्ट्र, ठीक है, एक है आंध्र प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में समझ लेना इसको, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक अपने उड़ीसा, ठीक है, और एक अपने पास तेलंगाना और एक अपने पास झारखंड, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड, ठीक है। ये जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों की सीमा किससे मिलती है? याद रखना, छत्तीसगढ़ से लगती हैं, लेकिन बिहार की सीमा नहीं लगती हैं, ठीक है। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है, तो एक बार देख लेना आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? ठीक है, एक प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो राजधानी पूछे ना, राजधानी, तो राजधानी तो कौन सी आएगी? रांची, जो झारखंड की राजधानी है। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या पूछा है अपने को? प्रश्न पूछा है शहर। कौन सा पूछा है? शहर पूछा है, कि कौन सा शहर की बात कर रहे हैं अपन। तो शहर में देखा जाए एक बार, तो शहर में राइट आंसर इसका हो जाएगा अपने जबलपुर, मानी मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक वाला शहर है, ठीक है। राजधानी नहीं पूछी यहाँ पे, क्या पूछे हैं? शहर पूछे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, वैसे तो रेड क्लिप कहते हैं, याद रखना, वैसे तो क्या कहते हैं? रेड क्लिप कहते हैं। सर साइरिल रेड क्लिप द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सी सीमा का प्रकार है? न पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती, आरोपित और अवशेषित, इनमें से पूछ रहा है अगला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है, ठीक है। तो अगर इसकी थोड़ी सी बात करें तो सीमा रेखा कौन सी है? आरोपित, और इसी को क्या कहते हैं? अध्यारोपित। इसे क्या कह देंगे? अध्यारोपित भी कहते हैं। और इसे आरोपित या अध्यारोपित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो विभाजन में सबकी सहमति से सीमा रेखा नहीं बनी थी, ये तो ज़बरदस्ती थोप दी गई थी, ठीक है, आरोपित कर दी गई थी। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि विभाजन के बाद शरणार्थियों की समस्या बढ़ी थी, कि हिंदुस्तान से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत में आए थे, ठीक है, जिनके साथ मारपीट वगैरह हुई थी, ठीक है। तो जब ये राजी खुशी नहीं थी, ये ज़बरदस्ती आरोपित कर दी गई थी, थोप दी गई थी, इसलिए से अध्यारोपित या आरोपित सीमा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक फ्रांसीसी वास्तुकार हैं जिसका नाम है ली कार्बुजियर, ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? मैंने भारत का कौन सा एक शहर जिसकी डिजाइन बनाई थी, और कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांसीसी था और वास्तुकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो डिजाइन थी, ये फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने बनाई थी, ठीक है, ली कार्बुजियर ने बनाई थी। और अगर बात करें अपन कि फ्रांसीसी जो वास्तुकार ली कार्बुजियर ने चंडीगढ़ शहर की डिज़ाइन तैयार कर दिया, और ये पर्सन जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आए हुए हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना इसको। अगला प्रश्न है उडगमंडल मानी ऊटी की मैं बात करें में जो यहाँ है, ये बसाव पैटर्न है, याद रखना, थोड़ा सा मात्रा की गलती हो रखी है। बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? याद रखना, बसाव पैटर्न किस प्रकार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा वाली एग्जाम लगी थी उसमें पूछा हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, निहारिका रूपी, वृत्तीय रूपी, सीढ़ीदार रूपी और तारा रूपी, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास 4 ऑप्शन है। अपने को देखना ये है कि जो बसाव हैं, ये किस प्रकार का है, जो पर्यटक स्थल है ऊटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार। कि सीढ़ी नुमा जो प्रकीर्ण बस्तियों का विकास कहाँ होता है? पहली बात तो उच्च जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं सड़क या पगडंडियों के किनारे होते हैं। जैसे इनके उदाहरणों की ओर बात करें अपने पास, तो एक तो हिमालय, याद रखना, हिमालय में इस प्रकार का बसावट देखने को मिल सकता है। और अगर इसके उदाहरणों की मैं बात करूं, तो हिमालय के अलावा जैसे जो रॉकी पर्वत हैं, ठीक है, वहाँ इस प्रकार की देखने को मिल सकती हैं। अपने जो
एंडीज जो पर्वत हैं, ठीक है, यहाँ इस प्रकार की बसावट पैटर्न देखने को मिल सकती है। तो ये 2-3 उदाहरण थोड़े से याद रखने हैं आपको ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रहबारी, मानी से रहबारी भी कह सकते हैं, ठीक है। रहबारी क्या है? तो केरल के मछुआरे, गुजरात के खानाबदोश, तमिलनाडु के खानाबदोश और राजस्थान के चरवाहे, ठीक है। और ये प्रश्न भी आप पेपर उठा के देख लेना, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये जो रहबारी हैं, ये जो जाति हैं, ठीक है, तो याद रखना पहली बात तो एक अति प्राचीन जाति मानी जाती है। और ये जो जाति है वो यूँ कह सकते हैं ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है यहाँ से जुड़ी हुई है। जो अपन यूँ कह सकते हैं गुजरात और मध्य राजस्थान में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मैं नाम बता सकता हूँ आपको कि गुजरात और मध्य राजस्थान में इन्हें एक तो कहते हैं रहबारी, एक कहते हैं इन्हें देसाई भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हें रबारा भी कहते हैं, रबारा भी कहते हैं, इसे ही कहते हैं गोपालक भी कहते हैं, और इसे ही कहते हैं हीरावंशी, हीरा याद रखना हीरावंशी भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात के खानाबदोश, गुजरात के खानाबदोश, याद रखना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात के खानाबदोश जो जनजातियां हैं वो रहबारी कहलाती हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंट पालक जाति को कहते हैं रहबारी, याद रखना ऊंट पालक जाति को क्या कहते हैं? रहबारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध हैं? याद रखना लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा बाघ, ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और लखीमपुर खीरी जो है ये पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में स्थित एक अन्य पार्क भी है जिसे यूँ कह सकते हैं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, याद रखना उत्तर प्रदेश में भी है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी है, इसके पास में ही है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, जो यूँ कह सकते हैं वाराणसी में स्थित हैं, याद रखना वाराणसी में। अब यहाँ लखीमपुर खीरी जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोरी क्रीक स्थित है, हमारी कोरी क्रीक जो जगह है, कोरी क्रीक जगह वो ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये जो सर क्रीक है, कोरी क्रीक आपने नाम सुना होगा, तो ये क्रीक कहाँ है? तो याद रखना ये क्रीक है, याद रखना कैसे क्रीक कैसे? कच्छ के रण में। कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। तो याद रखना कोरी क्रीक के उत्तर पश्चिम में लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सर क्रीक है, जो याद रखना इसके 33 किलोमीटर की बात करें उत्तर और पश्चिम में स्थित हैं, जिसका नाम है सर क्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित बिंदु भी बनी हुई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना। यदि भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि यदि भारत अपनी वर्तमान स्थिति में 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित होता तो निम्नलिखित में से इसका मुख्य लक्षण कौन सा होता? याद रखना वर्तमान में जो भारत है, ठीक है, जिसके मध्य से अपने 23.5 डिग्री रेखा गुजर रही है, ये कहना चाह रहा है कि वर्तमान स्थिति के भी 200 किलोमीटर दक्षिण में होता, ठीक है, 200 किलोमीटर दक्षिण में अगर भारत होता तो भारत में मतलब कौन सी क्या लक्षण दिखाई देता अपने को, ठीक है। इसकी बात कर रहा है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्योंकि कई बार क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न बना करके पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, जिनका उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। ये अपने कौशल के अनुसार, याद रखना अपने कौशल के अनुसार इनका आंसर देना पड़ता है। और ये जो यूपीएससी का जो एक प्री पेपर लगा था 2004 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये 2004 में, ठीक है। तो बात करते हैं कि भारत अपनी वर्तमान स्थिति से अगर दक्षिण में स्थित होने की संभावना की अगर बात करें अपन, तो विषुवतरेखीय जलवायु की संभावना की पुष्टि करता है, विषुवतरेखीय जलवायु की पुष्टि करती हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जानी जाती है। याद रखना उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसके लिए जानी जाती हैं। तो अगर भारत वर्तमान से 200 किलोमीटर दक्षिण में होता तो भारत में क्या होता? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अपने काम की लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी जल्दी मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जिनमें क्वेश्चनों की संख्या और थोड़ी बढ़ा के देंगे। टाइम के अभाव में 20 क्वेश्चन ही बन पाए हैं। बाकी ज़्यादा और कंटिन्यू रखेंगे इस टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।